कुंती की 5 बहू थी। पांचों बहुएं कुंती को बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सभी बैठे हुए थे, तभी कुंती की बेटी रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है आपकी पांचों बहुओं में से सबसे सुंदर कौन है? कभी इनको ढंग से देखा है या फिर सोचा है? क्या बकवास कर रही है रीमा? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी पांचों बहुओं में कोई फर्क करूं। अरे मेरी पांचों की पांचों बहुएं बहुत खूबसूरत है। माँ, मुझे पता है आपकी पांचों बहुएं बहुत अच्छी और खूबसूरत है। जब भी भाभियाँ छोटी भाभी का ब्राइडल लहंगा पहनती है तो कौन सी भाभी सुंदर लगती है आपको? मुझे नहीं पता मेरे पांचों बहुओं का एक लौता ब्राइडल लहंगा में कौन अच्छी और खूबसूरत लगती है। मेरे लिए तो सभी परी है परी। बस अब तू अपनी भाभीयों के दिल में जहर घोलने की कोशिश मत कर। ओहो माँ, मैं तो बस देखना चाहती थी कि कौन सी बहू आपकी दूसरी बहू से जलने लगेगी, लेकिन आपने तो मेरी बात को बड़े अच्छे से संभाल लिया। सभी रीमा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन घर की बड़ी बहू अनीता घर की छोटी बहू प्राची से कहती है, प्राची, मुझे तुम्हारा ब्राइडल लहंगा चाहिए। वो क्या है ना, मेरे मायके के पास शादी है, मुझे वहीं पहनकर जाना है। हाँ दीदी, ले जाइए ना। हम 5 बहुओं का एक लौता ब्राइडल लहंगा है, तो ऐसे पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप बिना पूछे भी लहंगा ले जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची। अगर आज तुम अपना लहंगा ना देती तो पता नहीं क्या पहनकर जाती मैं। क्यों भाभी, आपने अपनी शादी में लहंगा नहीं पहना था क्या? हर कोई अपनी शादी में लहंगा पहनता है, तो आपने क्यों नहीं पहना? क्या बताऊं, क्या मजबूरी थी। पहली बात, मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मेरी शादी गांव में हुई थी, इस वजह से मुझे लहंगा पहनने नहीं दिया। क्यों भाभी, गांव में लहंगा क्यों नहीं पहनने दिया जाता? वैसे भी हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहने। आपको पता है, मैंने तो बहुत जिद की थी ये लहंगे के लिए, तब जाकर मुझे लहंगा मिला। प्राची, तुम्हारे पिताजी अमीर हैं और मेरे गरीब, इसलिए हमारी हैसियत भी नहीं थी कि मेरे पिताजी मुझे ब्राइडल लहंगा लेके दे। अरे भाभी, आप भी ना मुझे अपनी बातों पर लगा देती हो। मुझे कितना काम है पता है। आप अंदर आओ और लहंगा ले लो। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। प्राची बात को बदलते हुए वहाँ से चली जाती है और अनीता ब्राइडल लहंगा लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और हर कोई किसी न किसी की शादी में प्राची का लहंगा पहनकर शादी में जाता और फोटो खिंचवाता। ऐसे ही एक दिन प्राची के घर उनकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, अरे घर पर कोई है क्या? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कोई है कि नहीं? अरे बिमला, क्यों गला फाड़े जा रही है? तुझे पता तो है इस वक्त घर पर कोई नहीं रहता। सारे अपने काम पर निकल जाते हैं और फिर भी चिल्लाए जा रही है। कब से आवाज लगाए जा रही हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या करूँ? वैसे कुंती, मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? यही कि तेरी बेटी रीमा के लिए एक घर से रिश्ता आया है गांव से। बहुत खुश रखेंगे अपनी रीमा को। अगर मंजूर है तो क्या उनको बुलवा लूं? मंजूर तो है, लेकिन बहुओं से भी पूछना बहुत जरूरी है। अरे बहुओं से पूछे बिना कैसे घर पर बुलवा लूं किसी को भी? वैसे भी मेरी बहुएं रीमा को बहुत प्यार करती है। अरे मुझे नहीं लगता तुझे अपनी बेटी के लिए इससे भी अच्छे घर का रिश्ता मिलेगा। हर वक्त बहू बहू करते रहती है। बस कर, अब खुद की बेटी पर भी ध्यान दे। ठीक है, ऐसा कर, एक हफ्ते में उनको बुलवा लेना। वो लोग आकर रीमा को देख लेंगे। अगर पसंद करते हैं तो शादी का भी सोच लेंगे। कुंती विमला की बात को मान लेती है और कुछ देर बाद जब पांचों बहू और रीमा घर वापस आते हैं तो कुंती सभी को रिश्ते की बात बताती है। ये बात सुनकर घर की बड़ी बहू अनीता कहती है, माँ जी, हम गांव से निकलकर शहर में आए हैं और आप चाहती हो कि हमारी रीमा शहर की होकर गांव में रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू, ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है। जिंदगी वहीं अच्छी बीतती है जहाँ पैसों की कोई कमी ना हो। माँ जी, हम रीमा से ही पूछ लेते हैं ना उसे क्या करना है। शादी गांव में करनी है या शहर में? क्या पसंद है उसे? भाभी, ये आप क्या कह रही हो? मैं भला किसी को पसंद करने लगी? मुझे कोई पसंद नहीं है। आप लोगों को जो अच्छा लगता है, आप लोग जिससे कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी।
ऐसे कैसे कर लोगी आप? हम अपनी इकलौती नंद की शादी किसी लफंगे से नहीं होने देंगे। वैसे भी हम नहीं चाहते कि रीमा की शादी गांव में हो। बस बस बहुत हो गया। मैं तो बस देख रही थी कि तुम पांचों के दिल में मेरी बेटी के लिए कितनी जगह है। माँ जी, बहुत जगह है हमारे दिल में हमारी नंद हमारी के लिए। जान है हमारी जान। ऐसे कैसे किसी के साथ भी रीमा की शादी करवा दे? तो बस बात हो गई। अब जब लड़के वाले आते हैं तो उनको देखकर तुम पांचों तय करना लड़का कैसा है कैसा नहीं है। बस अगर तुम सबको पसंद आता है तो ही बात आगे बढ़ेगी। अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुत खुश हो गई और ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो लड़का रीमा को देखने आया और रीमा की पांचों भाभियां उस लड़के को पसंद कर लेती हैं। ऐसे ही एक रोज रीमा अपनी माँ और भाभियों से कहती है, भाभी, मुझे अपनी शादी में सिंपल सी साड़ी नहीं पहननी, मुझे लहंगा पहनना है अपनी शादी में। भाभी अब क्या कहूँ, मुझे पता है गांव के रीति रिवाज है, इसीलिए बोल रही हूँ मुझे लहंगा पहनना है बस। लेकिन रीमा, लहंगा तो बहुत महंगा आता है। अरे हाँ, मैं कुछ कर तो सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें अपनी शादी में लहंगा चाहिए ना, चलो हम 5 बहुओं की तरफ से कुछ अनोखा ही दूंगी। अरे बहू, लहंगा देने की जरूरत नहीं है, शायद लड़के वाले देंगे, ऐसा कहा गया है। लड़के वाले बोल रहे थे कि दुल्हन को हम लहंगा देंगे, तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हो माँ? सच में लड़के वाले मुझे लहंगा दे रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गांव के लोग लहंगे में शादी करवाना चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है आखिर ये बात किसने उनके सामने रखी कि लड़की को शादी में साड़ी नहीं लहंगा चाहिए? मुझे पता है, और कौन रख सकता है मेरी बड़ी भाभी के अलावा। भाभी आप ही हो ना जो मेरी लहंगा पहनने वाली बात को लड़के वालों के सामने रखी हो? नहीं, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, और मैं अब क्या बात करूं? मैं तो उनको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, ना कभी मेरी अकेले में उनसे बात हुई है। दोनों पागल, लेकिन रीमा कुछ ज्यादा पागल है क्योंकि बिना सोचे समझे अपनी भाभी का नाम लिया। पागल लड़की, जिन्होंने तेरे लिए रिश्ता लाया था उन्होंने ही लड़के वालों को कहा था कि लड़की को लहंगे में शादी करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि विमला चाची ने हमारी रीमा के लिए सोचा। मानना पड़ेगा कि विमला चाची सबके बारे में सोचती हैं। घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए और शादी की तैयारियां करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन पहले जब रीमा के ससुराल में उसके लिए लहंगा आ रहा होता है तो वो लहंगा रास्ते में ही चोरी हो जाता है। अब शादी को बस एक ही दिन बाकी था। तभी पांचों भाभियां अपनी ननद को हौसला देती हुई कहती है, रीमा, रीमा, उदास मत हो, हम है ना। लेकिन मेरी प्यारी भाभी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी किस्मत में नहीं है अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना? मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। पागल लड़की, अगर तू चाहे तो तेरी शादी लहंगे में ही होगी। अगर तू चाहे तो, क्योंकि हम 5 बहुओं ने हमारा एक लौता ब्राइडल लहंगा तुम्हारे लिए लेकर आए हैं ताकि तुम यही लहंगा पहनकर अपनी शादी करो। हमने थोड़ा बहुत काम कर दिया है लहंगे में ताकि किसी को पहचान में ना आए, और दुपट्टा भी गोल्डन कलर का कर दिया है। क्या आप सब अपना इकलौता लहंगा मुझे दे रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में भाभी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि 5 बहुओं का इकलौता ब्राइडल लहंगा अपनी ननद को दे रही हो। पांचों बहू का एक लौता लहंगा अब ननद का ब्राइडल लहंगा बन गया। सभी लोग रीमा का ब्राइडल लहंगा देखकर हैरान थे क्योंकि लहंगा बहुत खूबसूरत था। अब रीमा अपनी पांचों भाभियों का एक लौता ब्राइडल लहंगा पहनकर शादी करती है। अस्मिका और नितिन की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में तो सब कुछ ठीक था, बस अस्मिका की सास सुकन्या एक पुरानी सोच रखने वाली औरत थी। उसकी रूढ़िवादी सोच अस्मिका की नई जमाने की सोच से बिल्कुल विपरीत थी, जिसकी वजह से अक्सर ही दोनों सास बहू के बीच झगड़ा हो जाया करता। ऐसे ही एक सुबह अस्मिका नितिन के गले में टाई बांध रही थी। तभी नितिन उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर कहता है, हाय, कितनी खूबसूरत हो तुम। मन ही नहीं करता है तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाने का। एक काम करता हूँ, या तो तुम्हें साथ ऑफिस ले जाता हूँ या ऑफिस का काम ही घर से कर लेता हूँ, सारी समस्या ही खत्म। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अभी माँ जी आ गई ना तो सब प्यार हवा हो जाना है आपका। अरे यार, यहाँ मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, तुम माँ जी को बीच में ले आई। अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गए।
लेकिन तुम्हें कैसे मनाना है ये मैं जानती हूँ। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। अस्मिका की बात सुनकर नितिन जल्दी से आंखें बंद करता है, जिसके बाद जैसे ही अस्मिका नितिन को किस करने लगती है, तभी वहाँ पर सुकन्या आती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम दोनों? लाज शर्म तो है ही नहीं। हाय राम, किसी ने देख लिया ना तो जग हसाई करवा कर ही मानेगी। ये बहू तो हमारी। अरे हटो, मुझे देखने दो, कोई खिड़की का दरवाजा खुला तो नहीं है ना? मैं देख लूं एक बार अच्छे से। इतना कहकर सुकन्या फटाफट से घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और धीमी आवाज में कहती है, हाय हाय, अब क्या ही कहूँ। ऐसी भी क्या आग लगी थी तुम दोनों को, जो रात भर का भी इंतजार न हुआ तुम दोनों से। दिन दहाड़े खुले में ही आशिकी कर रहे हो। ओ माँ, आप ना, अरे ये सब आम बात है, अब इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? अरे पहले की औरतें अपने मर्द की तरफ आंख उठाकर देखती तक नहीं थी, सारा दिन घूंघट में सर झुकाए रहा करती थी। पर आजकल तो शर्म ही बेच खाई है, लिहाज ही नहीं है। कान खोलकर सुन ले बहू, आज के बाद अगर ऐसा देखा ना मैंने कुछ भी करते हुए तुझे, तो घर से बाहर कर दूंगी। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है। साथ ही अस्मिका भी कामों में लग जाती है। नितिन भी वहाँ से चलता है और इस बात के बाद से अस्मिका को घूंघट किए सारा दिन घर में रहना पड़ता। वक्त गुजरता है, सुकन्या अपनी पिछड़ी सोच की वजह से हर दिन कोई न कोई नया नियम लागू किया करती। ऐसे ही एक दिन अस्मिका के पीरियड्स हो जाते हैं और उसके पेट में जोरों के दर्द होता है, जिसके बाद वो दर्द को कम करने के लिए रसोई में काढ़ा बनाने जाती है। तभी वहाँ पर सुकन्या आकर कहती है, बहू ये क्या बना रही है? माँ जी कुछ नहीं, बस वो काढ़ा बना रही थी मैं। क्यों, काढ़ा किस लिए? वो माँ जी, मैं पीरियड्स में हूँ ना, तो उसी का दर्द हो रहा था, तो बस उसी के लिए बना रही थी। क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया? अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया बताया नहीं है क्या? क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रही है? चल बाहर निकल रसोई से, अभी के अभी चल। इतना कहकर सुकन्या अस्मिका का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाती है, जिसके बाद वो उसे घर के खाली कमरे में ले जाकर कहती है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, जब तक तेरी ये माहवारी ठीक नहीं हो जाती है ना, तू इस कमरे में रहेगी और रसोई में तो पैर रखने की भी कोशिश मत करियो। ये मटका रखा है, इससे पानी पियो, तेरा खाना मैं दे दूंगी यहीं। और हाँ, जब तक ठीक ना हो जाए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है और जब तक अस्मिका के पीरियड्स ठीक नहीं हो जाते, तब तक सुकन्या उसके खाने के बर्तन अलग कर देती है, साथ ही उसे जमीन पर सुलाती है, जिस वजह से अस्मिका की कमर और बदन दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं। साथ ही जब तक अस्मिका के पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक सुकन्या अस्मिका को नहाने तक नहीं देती। वक्त गुजरता है, अस्मिका के लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन वो नितिन से कहती है, नितिन देखो यार, मैं थक गई हूँ, पर माँ जी की ये पुरानी सोच है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे कितना समझा चुकी हूँ, फिर भी नहीं मान रही हैं। अरे कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती रहती हैं। हद कर दी है उन्होंने। यार पीरियड्स के टाइम पर सफाई जरूरी होती है, अच्छी डाइट की नीड होती है, पर माँ जी तो उन दिनों में भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे कि मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो। अरे अस्मिका, माँ बड़ी है उम्र में, अब अगर कुछ कह रही हैं तो भले के लिए ही होगा ना। तुम बहस या शिकायत करने की जगह चुपचाप मान लो ना। इतना कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है और अस्मिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन अस्मिका की बहन सोना और उसका पति सुनील अस्मिका से मिलने उसके घर आते हैं। अस्मिका अच्छे से उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, तभी सुनील कुछ शगुन के पैसे देने के लिए अस्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने हाथों से पैसे देने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ की मुट्ठी बना देता है। ये सब करते हुए उसे सुकन्या देख लेती है, जिसके बाद सोना और सुनील वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सुकन्या अस्मिका पर बादलों की तरह बरसती है और अस्मिका के गालों पर एक जोरदार तमाचा लगाकर कहती है, अरे बेहया, शर्म नहीं है तुझे ये सब करते हुए जरा भी क्या? अरे घर की मान मर्यादा का लिहाज ही नहीं है, पति की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए शर्म नहीं आई जरा भी? अरे पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तू हमें मिली। पर माँ जी मैंने नहीं किया जो आप मुझे ये सब कह रही हैं। अरे सब देखा है मैंने अपनी आंखों से, कैसे तू अपने बड़े जीजा का हाथ थाम रही थी। अरे शर्म है थोड़ी बहुत कि नहीं?
बड़ा जीजा बाप समान होता है, अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। डायन, अरे कितना भरोसा करती थी तेरी बहन तुझ पर तू उसके साथ ऐसा करेगी? माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। जीजा जी तो मुझे बस शगुन दे रहे थे और कुछ भी नहीं। आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? माँ जी, ये गलत बात है। मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ा। राम राम, कैसी औरत है, एक तो मर्दों को छूकर मजे लेती है और फिर खुद को ही सही साबित करती है। अगर तुझे घर के अंदर आना है तो पहले तुझे अपना शुद्धिकरण करना होगा। माँ जी, आप पागल हो गई हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है जो आप मेरा शुद्धिकरण कर रही हैं। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ है ही नहीं। क्या करना क्या नहीं ये बात मुझे तू मत पढ़ा। जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक घर के अंदर नहीं आ जाएगी तू। मैं अभी पंडित जी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर सुकन्या मंदिर जाकर पंडित जी को बुला कर लाती है और अस्मिका के शुद्धिकरण की पूजा का आरंभ करती है। जिसके बाद पंडित जी अस्मिका को गौमूत्र पीने को देते हैं और अस्मिका उसे जमीन पर फेंक कर कहती है, बस बहुत हो गया। अरे माँ जी, शुद्धिकरण की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपकी इस पिछड़ी सोच को है, जो सही चीजों को भी गलत साबित करने में लगी है। आज तक मैं चुप रही पर अब नहीं। अरे वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन आप तो वक्त के साथ साथ और पीछे होती जा रही हैं। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती, मेरे चरित्र को कलंकित कर रही हैं। अरे गंदी तो आप खुद हैं, उस गौमूत्र को आप ही पियो। बहू, ये क्या बकवास किए जा रही है और ये इतनी ऊंची आवाज में कौन बात करता है अपनी सास से? सास माँ के समान होती है। वही तो बात है, माँ की समान होती है, माँ नहीं होती। माँ होती तो कभी वो नहीं करती जो आप कर रही हैं। माँ जी, पर्दा घूंघट का नहीं नजर का होता है, नीयत का होता है। शर्म ढके कपड़ों में नहीं दिल में होनी चाहिए। सही समझने की परख होनी चाहिए, आपकी तरह नहीं जो कुछ भी बातों को गलत समझ ले। मेरे जीजा जी बस मुझे पैसे दे रहे थे और कुछ नहीं। अरे आपको ये सब कहने का क्या फायदा, जब लोगों ने ही सीता मैया को नहीं बख्शा तो मैं क्या हूँ? अस्मिता की बात सुनकर पंडित और सुकन्या दोनों का मुंह शर्म से झुक जाता है। जिसके बाद सुकन्या अपनी बहू से माफी मांगती है और अपनी पिछड़ी सोच को धीरे धीरे बदलकर नई सोच की बनने की कोशिश करती है। सुबह के समय सुरेखा आराम से अपने घर के हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी बहू संजू अपने हाथों में तिल्ली बम लेकर आती है और उसे जलाकर चुपके से अपनी सास के बगल में फेंककर वहां से भाग जाती है। जिसकी आवाज से डरकर वो चाय समेत सोफे से नीचे गिर पड़ती है। तभी वो गुस्से में अपनी बहू संजू को आवाज देकर बुलाती है। सत्यानाश हो तेरा बहू, क्यों इस बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती है? माँ जी, अब मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ थी ही नहीं, फिर भी आप मुझे ही सुना रही हैं। क्या किया है मैंने? मेरे सामने ये भोला बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। ये तिल्ली बम तूने ही फेंका है मुझ पे। माँ जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला मैं आप पर बम क्यों फोड़ूंगी? आप तो मेरी सासू माँ है। ये नौटंकी मेरे सामने मत कर समझी, ये तेरा ही काम है। जब भी दिवाली पास आती है तेरा यही नाटक शुरू हो जाता है। कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी ये बच्चों वाली आदत छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तूने कसम खा रखी है कि तुझे मेरी बात नहीं सुननी। सुरेखा अपनी बहू संजू को उसकी तिल्ली बम जलाने वाली हरकतों को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसके पास उसका बेटा रोहित और बेटी कविता आते हैं और रोहित अपनी माँ सुरेखा को जमीन पर बैठा देखकर उसके पास जाता है और उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहता है, माँ आप जमीन पर क्यों बैठी हुई थी, क्या हुआ? बेटा तू ये अपनी बीवी से पूछ, जिसकी दिवाली 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। इसने मेरे ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंका है, उसी की आवाज से मैं डरकर सोफे से नीचे गिर गई। माँ, आप भी ना, तिल्ली बम की आवाज से कौन डरता है? आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। देख बेटा, जब अपनी खुद की बेटी मेरा दर्द नहीं समझ रही, मेरा मजाक उड़ा रही है, तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। अगर वो नहीं समझ रही तो क्या ही बुरा कर रही है। माँ, अब आपको इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भाभी को बम फेंकते हुए देखा है क्या? हो सकता है दिवाली का टाइम है, पास में ही किसी बच्चे ने फेंक दिया हो बाहर से। देखिए सब लोग, घर का दरवाजा खुला हुआ है। देखा बेटा, इसे यकीन ही नहीं है मेरी बातों पर। देखा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे पता है ये कारनामा इसके सिवा कोई और नहीं कर सकता, ये इसका ही है हर बार का। लेकिन माँ, वो बस करो कविता, माँ से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है।
और तुम ये सब करके बुत बन के क्या खड़ी हो? माँ से एक बार माफी भी नहीं मांग रही हो। ये तुमने ही किया है, क्योंकि तिल्ली बम का शौक पूरे घर में तुम्हें ही है। लेकिन रोहित जी, मैंने नहीं फेंका माँ जी के ऊपर बम। अच्छा तो फिर खाओ मेरी कसम कि तुमने ये बम नहीं फेंका माँ के ऊपर। सॉरी माँ जी, बम मैंने ही फेंका था, लेकिन इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना ही आप चलेंगी। मैं तो बस दिवाली का टाइम था, इसलिए थोड़ा सा छेड़ रही थी, बाकी बम फटने वाला नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस तरह से अपनों से बड़ों के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। बेशक कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अचानक इसकी आवाज से डरकर इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। अब जल्दी से माफी मांगो माँ से। अपने पति रोहित के कहने पर संजू अपनी सास सुरेखा से अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद रोहित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संजू की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। वो आए दिन अपने तिल्ली बम जलाने के शौक के चलते अपनी आसपास वालों को परेशान करती रहती थी। एक रोज संजू अपनी ननद कविता के कमरे में जाती है और उसे अकेले में हॉरर मूवी देखते हुए देखकर वो चुपके से उसके ऊपर तिल्ली बम जलाकर फेंक देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो डर जाती है और कमरे से भागने के चक्कर में टेबल पर रखे कांच के वाज से टकरा जाती है और गुस्से में अपनी भाभी संजू से कहती है, भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या किया आपने? जब देखो हाथ में तिल्ली बम लेकर घूमती रहती हो। लोगों का जीना हराम करने के सिवा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? माफ कीजिए नैना जी, लेकिन क्या करूं? आपको इतने प्यार से डरावनी मूवी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। भाभी ये कोई मजाक करने का तरीका होता है क्या? किसी दिन आपके मजाक करने के चक्कर में और आपके इस तिल्ली बम के चक्कर में तो किसी की जान चली जाएगी या वो बेचारा अपाहिज हो जाएगा। कविता अपनी भाभी को सुना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा और भाई रोहित भी वहाँ आ जाते हैं और उसे जमीन पर बैठा देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कविता गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसे खड़े रहकर हंसते रहेंगे क्या या मुझे उठाएंगे भी? भाभी के तिल्ली बम के चक्कर में तो सबकी जान ही ले रखी है और कुछ नहीं। क्यों? हम क्यों उठाएं? उस दिन तो तू बड़ी तरफदारी कर रही थी ना अपनी भाभी की, आज क्यों बुराई कर रही है? उस दिन तुझे हंसी आ रही थी, आज हम खुश हो रहे हैं। बस करिए माँ, मिल गया उसको भी प्रसाद आपके ऊपर हंसने का। और तुम अपना ये बम जलाने का शौक छोड़ोगी कि नहीं? मैंने दिन में भी तुम्हें समझाया था ना। रोहित जी, आपने तो मुझे खुद से बड़े से मजाक करने के लिए मना किया था ना, लेकिन ननन जी तो मुझसे छोटी है, उनके साथ तो मैं हंसी मजाक कर ही सकती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो सब अब यहाँ से, कविता को आराम करने दो। हाँ चलिए रोहित जी, वैसे भी ननन जी को आराम की जरूरत है। भाभी आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको तो मैं देख लूंगी बाद में। अब आपका ही नंबर है। मैंने उस दिन आपका साथ दिया और आपने ये किया मेरे साथ। सॉरी ननन जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पर लगा ली मेरी बात। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुरेखा अपनी बेटी कविता और अपनी बहू संजू के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी पड़ोसन कलावती उनके घर आती है, जिसे देखकर मंजू अपने मन में कहती है, ये मोटी आंटी मेरे घर में क्या कर रही है? इन्हें देखते ही मेरा खून जलने लगता है। पहले मेरी सास से लड़ाई करती है, फिर मेरी ही सास के पास मदद मांगने भी चली आती है। इनको तो आज मजा चखाना पड़ेगा, बाकी दोबारा ये मेरी सास से पंगा ना ले सके। पहले 1000 बार सोचे। बहुत शौक है ना इनको दूसरों पर चिल्लाने का, आज पूरे मोहल्ले में चिल्लाती नजर आएंगी। संजू इतना सोचकर चाय लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर तिल्ली बम की लड़ियाँ लाकर सबकी नजरों से बचते हुए चुपके से कलावती के पल्लू में बांधकर जला देती है। जिसके बाद जैसे जैसे एक एक तिल्ली बम जलता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उछलने लगती और उसकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला सुरेखा के घर के सामने इकट्ठा हो जाता है और कलावती को ऐसे उछलता हुआ देखकर सभी लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और बम की आखिरी तिल्ली के जलने पर वो खुद ही जमीन पर बैठ जाती है और सर पकड़कर कहती है, हाय दैया, इस तिल्ली बम ने तो मेरी जान ही ले ली। सुरेखा, तेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल है। हाय रे, आज तक केवल सुना था कि सुरेखा की बहू तिल्ली बम जलाने वाली है, लेकिन आज तो देख भी लिया। अब तो मैं कभी सपने में भी तेरे घर ना घुसूं। अपनी इस पागल बहू को तू ही झेल।
कि तेरी बहू तिल्ली बम जलाने वाली है। आज तो उसे भी पता चल गया। कलावती तू गुस्सा मत हो, मेरी बहू तो पागल ही है, लेकिन तू तो समझदार है ना, इतनी छोटी सी बात का बुरा मत मान। ओए, तुझे छोटी सी बात लगती है? अरे तेरे मजाक के चलते तेरी बहू ने मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कौन से जंगल से तू अपनी बहू को पकड़ कर लाई है। बहू वाले तो इसके कोई लक्षण ही नहीं है। हाँ? कलावती इतना कहकर सभी पड़ोसियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू की तिल्ली बम जलाने वाली आदत के चलते अपने घर में इतना बड़ा तमाशा देखकर सुरेखा का सर घूमने लगता है और वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है। ये नहीं सुधरने वाली, चाहे कितना भी समझा लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, हमारे ही नसीब में लिखी थी ये तिल्ली बम जलाने वाली बहू। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।